आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं और मैं हूं संजय राजन। कल यानी 1 जून को मतदान का आखिरी चरण है। देश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटें शामिल हैं। आखिरी चरण के चुनाव में ही वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, घोसी, मिर्जापुर, सलेमपुर, चंदौली, बांसगांव, बलिया, कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर कुल 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 11 जिलों की इन 13 लोकसभा सीटों में कुल 1.32 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। आज मतदान को लेकर मतदान कर्मी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। मतदान को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारी तादाद में पिछले चरणों के मतदान की ही तरह अर्धसैनिक बल, होमगार्ड्स, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पिछले चुनाव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों में से 11 सीटें एनडीए के पास थी, जबकि 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार का माहौल अलग है। सियासी समीकरण बदल चुका है। अखिलेश राहुल की जोड़ी इस बार साथ साथ चुनाव मैदान में है, जबकि अपना दल एस महान निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा, राष्ट्रीय लोकदल इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है और कल 1 जून को 80 दिनों तक चला कवायद समाप्त हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ये एक रिकॉर्ड होगा। आज़ाद भारत में अभी तक 80 दिनों में कभी भी मतदान की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। जहां तक बात की जाए 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, 17 चरणों में ये चुनाव हुआ था। ये दिलचस्प जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। 2019 में 73 दिन में चुनाव संपन्न हुआ था, जबकि 2009 में 74 दिन और 2014 में 71 दिनों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। लेकिन इस बार 80 दिन लग गए इस चुनाव प्रक्रिया को समाप्त होने में, यानी कल 1 जून को 80 दिन पूरा हो जाएगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग त्रिपाठी जुड़ गए हैं। अनुराग, जाहिर सी बात है, ये कहा जा सकता है कि आखिरी चरण को लेकर भी सियासी पारा अपने चरम पर है। एक तरफ जहां सूर्य देवता की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, पूरे सूबे में इस तरह का हीट वेव का दौर जारी है। ऐसे में आखिरी चरण का ये मतदान, वो भी पूर्वांचल का रण, जो सबसे अहम माना जा रहा है, क्या कुछ नज़र आ रहा है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, 7वां चरण है, अंतिम चरण है और अंतिम चरण ही सबसे भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो उससे उम्मीद ज़्यादा लगा के ना रखें कि वोटर ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलेंगे या पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन ये सियासी ताप की बात कर लें तो फिर बनारस की बात करें या गोरखपुर की बात करें, जो डबल इंजन की सरकार है उसका टेम्परेचर देखना है कि उसके टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी होती है। बनारस में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा खुद दांव पे लगी है, जो इस समय कन्याकुमारी में है। और गोरखपुर की बात कर लें तो रवि किशन है, लेकिन रवि किशन के पीछे जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। गोरखपुर में 5 बार से वो सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उसके आसपास का जितना भी इलाका, जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की अपनी धरपकड़ है। इसी तरीके से अगर बनारस चलते हैं, बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल खुला आसमान है। 2014 में हमने देखा कि केजरीवाल को उन्होंने किस तरह से पटकनी दी, 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। उसके बाद 2019 में अजय राय को भी करीब 4.5 लाख वोटों से उन्होंने हराया। तो जाहिर तौर से जो उनकी पकड़ है बनारस पे बनी हुई है। अभी हमने देखा 6 किलोमीटर लंबा जो रोड शो था प्रधानमंत्री का, उसमें किस तरीके से लोग जुटे। पूरा रास्ता पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था, फूलों से भरा हुआ था, लोग कल्चरल प्रोग्राम कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, प्रसिद्धि है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। वैसा ही हम देखते हैं गोरखपुर की तरफ जब चलते हैं कि रवि किशन हैं, लेकिन रवि किशन की जो चमक दमक है, जो कुछ है, जो दिखाई देती है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से है, क्योंकि वो एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है। तो उनके पास वो चीज़ें नहीं है जो पॉलिटिशियंस के पास होता है, जो पकड़ वो रखते हैं। उनकी लोकप्रियता अपनी है, लेकिन पकड़ एक अलग चीज़ होती है, और जो वोटों में कन्वर्ट होती है तो फिर सीट हासिल होती है। इसी तरीके से बाकी सीटों पर देख लीजिए, मिर्ज़ापुर चलिए, मिर्ज़ापुर में भी अनुप्रिया पटेल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है, क्योंकि उनको भी साबित करना है कि अगर वो एनडीए के साथ हैं, घटक दलों में शामिल हैं, तो उनको भी प्रूव करना है कि आखिर वो क्यों शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में 13 विधायक उनके हैं। तो क्या उनकी पकड़ है इस तरीके से कि वो मिर्ज़ापुर या उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो जीत कर बीजेपी को दे सकती हैं? जिस तरीके के उनके हाल में बयान आए राजा भैया को लेकर के, तो एक तरह से ठाकुर बिरादरी जो उनके साथ जुड़ती दिख रही थी वो एक तरीके से किनारे हो गई। और संभवतः राजा भैया ने बगावत भी किया। हाँ बिल्कुल बगावत प्रिया किया। के खिलाफ जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। देखिए अब साफ तौर पे राजा भैया को लेकर के जिस तरह से राजा भैया पहले तटस्थ बने थे, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ये बयान सामने आया कि ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते हैं, वैसे ही राजा भैया ने अपना एक पक्ष तय कर लिया, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए जी। तो ये जो वोटरों की जो कह सकते हैं जो तादाद बढ़ा सकते थे अनुप्रिया पटेल के लिए, वो उनके यहाँ से खिसक गया। अनुराग, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आखिरी चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का रण, इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। बेशक कन्याकुमारी में वो योग साधना में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि वो वाराणसी के रंग में रंगे हुए खुद को नजर आए, एक भोजपुरी में संदेश मैं सुन रहा था, सीधा मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश के रूप में इसे देखा जाए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री की जो अपनी छवि है, जो अपनी इमेज है, वो हर जनसभा में कुछ ऐसे जुमले लेकर आते हैं, कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जिससे माहौल जो है बिल्कुल बदल जाता है। वो ऐसा कुछ माहौल टाइट कर देते हैं कि बाकी विपक्षियों के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। अखिलेश यादव ने काफ़ी मेहनत की इस बार, राहुल गांधी भी उनके साथ जुड़े, तमाम रोड शो हुए, डिम्पल भी नज़र आई, प्रियंका गांधी भी नज़र आई, लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो जोर है, जो शोर है, वो सुनाई तो देता है, लेकिन असल तो चुनौती तब है ना जब पोलिंग बूथ पे वोटर्स पहुंचे। 4 जून को अनुराग ये पता भी चल जाएगा कि किसके दावे में कितना दम था। फिलहाल हम चलेंगे मऊ। अनुराग आप बने रहिएगा। फिलहाल हम चलेंगे मऊ। यहाँ हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर मऊ की अगर बात की जाएगी तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ भी देखने को मिल रहा है। वहाँ क्या कुछ माहौल है, गर्मी कितनी है, इन तमाम मुद्दों पर हम कमलेश से बात करेंगे। कमलेश, आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। कमलेश, सबसे पहले बताएं कि वहाँ गर्मी किस कदर बढ़ रही है? ये आपको बता दें कि घोसी लोकसभा चुनाव का तो सरगर्मियां तेज बढ़ी चुकी है। उसी में देखा जाए तो टेम्परेचर भी यहाँ 42 से 47% तक पहुँच चुका है। तो गर्मी तो टेम्परेचर बहुत काफ़ी तेज है, और इसी तरह घोसी का चुनाव भी बहुत तेज है। तीनों पार्टियां अपनी कमरे जबरदस्त कर चुकी है, तो निर्दल प्रत्याशी भी अपना दम लगा चुके हैं। तो देखना होगा कि पांचों विधानसभाओं में घोसी की जनता किसके ऊपर ताज पहनाती है। अरविंद राजभर ज्यादा ताकतवर या राजीव राय? अगर देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी से अरविंद राजभर है, तो एनडीए गठबंधन से राजीव राय है। देखना होगा यहाँ तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, जिसमें बीएसपी का कोई नाम जिक्र नहीं होता था, तो ये बीएसपी भी इस समय अपना फार्म में बना चुकी है। तो देखना होगा यहाँ एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर का जितना मुश्किल है, तो वही राजीव राय और बसपा में ही लड़ाई लगी हुई है। अच्छा, जो ओम प्रकाश राजभर दावा करते थे कि इस बार एनडीए को वो पूरे उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दिलाएंगे, वो अपने ही बेटे को नहीं जिता पा रहे हैं, ऐसा माहौल आपका कहना है क्या? जी, आपको बता दें कि वहीं देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के जो बोलबाले हैं, उसी को लेकर कहीं ना कहीं घोसी की जनताओं में सबसे ज्यादा दिख रहा है कि उनके जो बोलबाले की वजह से उनका वोट जो है बहुत कट चुके हैं। तो वहीं समीकरण राजभर के यहाँ घोसी के विधानसभा की बात करें, लोकसभा की, तो यहाँ जातिवाद समीकरण हो चुका है, जिसमें जातिवाद समीकरण जैसे कि राजभर यहाँ है, मुस्लिम है, यादव है और दलित हैं। जी, एक सवाल और, सुभाजपा के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। एक बयान में ओम प्रकाश राजभर जी का ये भी सुन रहा था कि जिसको मेरा साथ देना है दे, वरना अपने घर जाए, इस तरह का भी बयान उन्होंने किसी बैठक में दिया था। तो क्या इसका नफा या नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? सुभाजपा से कम 50 कार्यकर्ताओं ने अभी एक दिन पहले सुभाजपा का स्वाभिमान पार्टी का
दामन पकड़ा है, वहीं उनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी का दामन नहीं, हमने स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का दामन थामना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर हैं, हमने उनका सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले सरगर्मियां तेज रही है, तो वहीं पार्टियां छोड़ने का वजह यही है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को नुकसान पहुंच सकता है। बालकृष्ण चौहान अचानक चर्चा में आ गए, इसकी बड़ी वजह क्या? जी, बड़ी वजह है कि यहाँ दलितों का वोट जो है सबसे ज्यादा दलित वोट माना जाता है। हम आपको पहले बता दिया ना कि घोसी का जातिवाद समीकरण हो चुका है, जिसमें चौहान समाज से कोई नहीं है, चौहान समाज से बालकृष्ण चौहान ही आए हैं। और बसपा के वोटर जो माने जाते हैं वो फिक्स वोट माने जाते हैं कि बसपा के वोटर जो है किसी और को वोट नहीं देते हैं। तो वहीं सपा से राजीव राय है, तो कहीं ना राय बिरादरी आए हैं, और सुभाषपा से अरविंद राजभर है, तो राजभर और क्या नाम है वो दलित और चौहानों का वोट है, जिसपे इसी के तुलना का समीकरण बनी हुई है। चलिए, इस जानकारी के लिए आप वहाँ नज़र बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दिलचस्प होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से हर मंच से आवाज़ बुलंद करते हैं अखिलेश यादव या राहुल गांधी के खिलाफत में, देखते हैं कि वो अपने बेटे की किस्मत बचा पाते हैं या नहीं, सियासी किस्मत बचा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल वहाँ बगावत की स्थिति बनी हुई है। अब हम चलेंगे मिर्ज़ापुर। दीपक मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि मिर्ज़ापुर का भी जो सियासी जंग है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल खुद उम्मीदवार हैं। हालांकि 2019 में निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा दीपक कि बेहतर रहा था, 2 सीटें मिली थी अपना दल एस को, दोनों पर वो जीत हासिल की थी। इस बार वहाँ किस तरह की चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं? जी, इस बार बता दे तो यहाँ पे जाति समीकरण के आधार पे लगातार यहाँ से 2 बार अनुप्रिया जी यहाँ की सांसद रह चुकी है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस समय यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने रमेश बिंद को उतारा है, जो कि एक अच्छा खासा फाइट इस समय कर रहे हैं, और अनुप्रिया जी को टक्कर देने के लिए वो मैदान में एकदम तेजी में है। और बात करें तो यहाँ बसपा से भी मनीष त्रिपाठी जी भी मैदान पे है, जो कि वो भी लड़ाई में ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। जी नहीं, अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो पूरे दमखम के साथ जिस तरह से वहाँ पर, चाहे वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम लोग वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन अखिलेश यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने रमेश बिंद को अपने पार्टी में शामिल करा करके टिकट दे करके एक बहुत बड़ा सियासी दांव खेला है, क्योंकि रमेश बिंद भी अभी मौजूदा सांसद हैं, अनुप्रिया जी भी सांसद हैं। इन सब के बीच मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीएसपी की क्या भूमिका होगी, अनुप्रिया, रमेश बिंद और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं एक अलग फैक्टर के रूप में हर लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है। जी, एकदम आपने सही कहा है। यहाँ पर ट्रम्प कार्ड के रूप में बीएसपी ने मैदान में ब्राह्मण वोट को देखते हुए और अपने दलित वोटों को देखते हुए निशाना साधते हुए सीधा सीधा इन्होंने मनीष त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, जो कि लड़ाई में काफी अच्छी भूमिका वो भी निभा रहे हैं, और माहौल उनका भी काफी अच्छा बना हुआ है। लेकिन इस समय जो कांटे की टक्कर दे रहे हैं वो रमेश बिंद, क्योंकि जिस समय यहाँ पे अखिलेश यादव ने जनसभा किया, जनसभा में एक जन सैलाब देखने को मिला। लगातार अनुप्रिया जी के लिए 2 बार मुख्यमंत्री ने स्वयं दौरा किया है, तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ काफी अच्छी भूमिका में रमेश बिंद हैं। जी, क्या माना जाए, सीधी टक्कर किसके किसके बीच में है और कौन से मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं? क्योंकि मिर्ज़ापुर में योगी सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया है, वहाँ माँ विंध्यवासिनी धाम का जो कॉरिडोर विकसित हो रहा है, क्या जनता इन विकास कार्यों से इत्तेफाक रख रही है या बेरोजगारी, महंगाई जैसे दूसरे मुद्दे वहाँ पर चल रहे हैं? कि नहीं, यहाँ पे जनता पूरी तरीके से बेरोजगारी के मुद्दों को देखते हुए चल रही है। यहाँ पे रोड बदहाल है, और दवा मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पे कई ऐसे वो हैं जो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से मरीजों को, उनके तीमारदारों को काफी परेशानी होती है। तो इस बार अगर जनता की माने तो वो सीधे सीधे मुद्दे पे मतलब वोटिंग करने जा रहे हैं, और बदलाव का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लड़ाई आप अनुप्रिया पटेल और रमेश बिंद के ही बीच में दिखाई दे रही है। मौसम की बात की जाए,
तो दीपक, किस तरह का वहाँ मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? क्या तापमान अपने मौसम चरम में पर है? मौसम तो एकदम यहाँ पे ऐसा है कि घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे अलर्ट भी जारी है कि अगर आवश्यकता न हो तो अनावश्यक 3 बजे तक कोई बाहर न निकले। उसको देखते हुए जिलाधिकारी और प्रशासन ने यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था वोटिंग करने के लिए की है। जगह जगह पंडाल लगाए हैं, जगह जगह वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार से वोटरों को कोई दिक्कत न होने पाए। लेकिन गर्मी का मिजाज ये बता रहा है कि वोटर काफी परेशान होंगे इस बार वोट देने में। चलिए, अपना भी ख्याल रखिएगा और वहाँ पैनी निगाहें बनाए रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी मतदान के समय। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे गाजीपुर, पवन मिश्रा से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाजीपुर का मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ रहीं। चलिए, पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कल भी हमने आपसे जानने की कोशिश की थी कि किस में कितना दम है। एक बार फिर मैं आपसे चाहूँगा कि सबसे पहले वहाँ मौसम का मिजाज बताएं, चाहे वो सूर्य देवता की तपिश की बात हो या फिर सियासी जो गर्मी है उसकी बात हो। जी संजय जी, हम आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाले, अगर हम मौसम की बात करें कि इस कहाँ मौसम बहुत गर्म है, तो उसी तरह पूर्वांचल की गाजीपुर सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। हम आपको बताते चले कि इसी के बगल से पीएम मोदी बनारस से तीसरी बार उन्होंने नामांकन किया और तीसरी बार वो बनारस से लड़ रहे हैं। और ऐसे में उनके बगल के अगर हम बात करें चंदौली की, तो वहां से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे लड़ रहे हैं। और हम बात करते हैं गाजीपुर की, तो गाजीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनौती दे रहे हैं। तो लिहाजा हम आपको बताते चले कि गाजीपुर में जो लड़ाई होने वाली है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। बीएसपी के उमेश कुमार सिंह की क्या भूमिका? जी, आपको हम बिल्कुल बताते चलें कि इन दोनों अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय के बीच भी जो लड़ाई है उसमें दलित वोटर काफी अहम भूमिका निभाएंगे। और डॉक्टर उमेश सिंह की अगर आप बात करते हैं तो डॉक्टर उमेश सिंह के साथ दलित वोटर यहाँ गाजीपुर में बहुत ज्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी ने अगर दलित वोटर को साथ लिया तो निश्चित तौर पे जीत उसकी सुनिश्चित होनी है। क्या माना जाए, सीधी टक्कर किसके बीच? संजय जी, आपको बताते हैं बिल्कुल कि पारसनाथ राय जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उसके बाद एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं की गाजीपुर में। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और यहाँ तक कि अमित शाह भी पारसनाथ राय के लिए चुनावी जनसभा किए हैं। अगर हम आपको बताते चलें, अगर पिछले डेट में ले जाएं तो 25, 26, 27, 25 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी गाजीपुर के आरटीआई सभा में चुनावी जनसभा किए थे। 26 को सीएम योगी ने गाजीपुर के एक विधानसभा में चुनावी जनसभा की थी। फिर 27 को लगातार सीएम योगी ने पारसनाथ राय के लिए चुनावी जनसभा की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हाईकमान ने पूरी ताकत झोंक रखी है गाजीपुर को जिताने के लिए। अपराध मुक्त प्रदेश की जो परिकल्पना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनकी तारीफ की थी, मुख्तार के मौत को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई थी। मुझको याद है जब जनसभा यहाँ पर हुई थी। क्या जनता उनके साथ जारी है? तो बिल्कुल बताना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार उनके घर पे विपक्षियों का आना जाना शुरू हुआ था। आपको बताते चले कि सबसे पहले उनके पैतृक आवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि खाड़ ब्रांड नेता है वो पहुंचे, और उसके बाद उसी दिन रात में ओवैसी भी पहुंचे। और उसके ठीक एक हफ्ते बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के आवास पे पहुंचे शोक संवेदना व्यक्त करने। अगर हम बात करें वोट की, तो जहां एक तरफ अफजाल के चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर उनके पे होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो उनके पक्ष में जो मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा उनके सपोर्टर है, उसका असर भी हमें देखने को गाजीपुर में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी को मुस्लिम वोटरों का कहीं ना कहीं सहानुभूति प्राप्त है। बाकी मतदाताओं की बात की जाए, क्या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या अफजाल के लिए ये चुनौतियां बनेंगी? क्योंकि इस पूरे चुनाव में
एक बड़ा मुद्दा बनाया गया मुख्तार अंसारी की मौत का मामला। इसे इस रूप में पेश किया एनडीए के नेताओं ने कि उत्तर प्रदेश में अतीक के बाद मुख्तार का जाना माने बड़े माफियाओं का खात्मा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि अंसारी बंधुओं की अहमियत सिर्फ गाजीपुर में नहीं पूरे पूर्वांचल में देखी जा सकती है। कारण ये है कि अंसारी बंधु जिस किसी प्रत्याशी पे हाथ रखते हैं या उनका प्रचार करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। ऐसे में अगर हम बात करें बाबा की बुलडोजर नीति की, तो आपको बताते चलें कि यहाँ मुस्लिम वोटर काफी ज्यादा है, उसके बाद यादव वोटर है, उसके बाद दलित वोटर है। तो अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया वो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो पीडीए को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। चलिए, बेहतर है, अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, और पैने निगाह बनाए रखिएगा। गाजीपुर से पवन, कल फिर मुलाकात होती है। मतदान की अपडेट लेने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलेंगे हम कुशीनगर। कुशीनगर से नितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरह का सियासी माहौल है, क्योंकि अब मतदान होने में चंद घंटों का ही वक्त बचा है। नितेश, कुशीनगर की बात की जाए तो वहाँ पर क्या माहौल है, किसके बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है? को घोषित किया है, वहीं सपा ने पिंटू सिंह सहितवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन इसी बीच इंडी गठबंधन जो कि सपा और कांग्रेस मिलकर उन्होंने मिलकर पिंटू सिंह सहितवार को अपना वोट बनाया गया है, ठीक है। लेकिन बसपा का शुभ नारायण चौहान चुनाव लड़ रहे हैं इन दिन, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी राष्ट्रीय सूचित पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, जो कि खुद की उनकी बनाई गई पार्टी है। कुशीनगर से अपनी ताल ठोकते नजर आ रहा है। कुशीनगर में ये कहना उचित होगा कि कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है। अभी तक जनता की जो रुख है, अब ये तो 4 जून को ही तय हो पाएगा कि जनता किसको अपना ताज बनाती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। टक्कर की बात की जाए, 2 प्रमुख सियासी दल कौन है जिनके बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है, एनडीए या इंडिया? दोनों में बराबर की टक्कर अभी तक देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने अपना रोड शो किया है, जनसभाएं की हैं, कोई कसर नहीं छोड़ा। अब तो ये 4 जून को ही पता चल पाएगा कि दोनों में मुकाबला जीतता कौन है। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या समर्थन मिल रहा है लोगों का? स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। अभी तक उन्होंने कोशिश किया था इंडी गठबंधन से टिकट लेने का, लेकिन कहीं न कहीं किसी दुराव की वजह से, किन्हीं बातों की वजह से नहीं हो पाया। तो उन्होंने अपने राष्ट्रीय स्वच्छ समाज पार्टी बनाई और उससे स्वयं लड़ पड़े कुशीनगर के मैदान में। कुशीनगर की जनता में पहले भी वो लगातार विधायक रह चुके हैं, यहीं से मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व कालों में। इस बार जनता कहीं न कहीं उनके साथ भी खड़ी है। अब ये तो तय होगा 4 जून को कि जनता उन्हें अपना ताज बनाती है, या भाजपा के कैंडिडेट को अपना ताज पहनाती है, या इंडी गठबंधन को। कुशीनगर में अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा हावी है? कुशीनगर में जनता के सामने राशन और विकास हावी होता नजर आ रहा है भाजपा में। तो वहीं कहीं न कहीं विपक्ष के लोग भी रोजगार के मुद्दों को ज्यादा वो कर रहे हैं कि रोजगार भाजपा ने नहीं दिया। लेकिन विकास की नजर में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेताएं उतर आए, जनसभाएं की, रैलियां की और अपने अपने विकास की ताल की। अब ये तो 4 जून को ही क्लियर हो पाएगा कि जनता किसे अपना राय चुनती है। बिल्कुल नितेश, 4 जून को तो ये स्पष्ट हो ही पाएगा। लेकिन कुशीनगर को लेकर के योगी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, उसका क्या जनता स्वागत कर रही है? क्या इस चुनाव में नजर आ रहा है कुछ? स्वागत कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपको बताना चाहूंगा कि जनता के सामने विपक्ष के भी मुद्दे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अभी तक चालू न होना, चीनी मिलों का बंद पड़ा होना, ये उनके मुद्दे हैं मैनिफेस्टो के। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितेश आपका। कुशीनगर में आप पैनी निगाह बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। जाहिर सी बात है, इस बार जो आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है, पूरे प्रदेश भर में औसतम तापमान करीब 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। कई मौतों की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में हर कोई को अपना ख्याल रखते हुए मतदान करने ज़रूर जाना है।
कोशिश ये करें मतदाता, प्राइम टीवी अपील करती है कि वो सुबह में शुरुआती दौर में ही मतदान कर लें या फिर जो शाम का वक्त होता है उसमें आप मतदान कर सकते हैं। बीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलिया से। बलिया बागी बलिया की धरती है, जाहिर सी बात है सियासत में इसका अपना ही एक अलग महत्व है। बीपी कल भी हमने चर्चाएं की थी, तमाम तरह की बातें हुई थी। सबसे पहले वहाँ मौसम का मिजाज बताएं कि क्या मौसम का मिजाज कहता है, तापमान किस तरह है? तो यहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर एकदम हाई पारा चढ़ा हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज की 2 दिन पहले जब यहाँ पर अमित शाह रैली करने आए थे तो उस रैली में इसी टेम्परेचर का शिकार एक कार्यकर्ता हुई थी। अपना दल की वो कार्यकर्ता थी और वहीं पर उसकी तबीयत खराब हो गई थी। गर्मी का आलम ये था कि वहां पर पानी तक नहीं था। गर्मी से लोग बेचैन हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। वहां पर उस महिला की तबीयत खराब होती है। अमित शाह के लिए जो डॉक्टर तैनात किए गए थे वो डॉक्टर आके देखते हैं और उस महिला को वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर अमित शाह चले जाते हैं। और आपको बता दूं कि इस खबर को कितनी साफगोई से पूरी मीडिया की नजरों से बचा लिया गया और उस महिला की उसी रैली स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। ये हालत है बलिया की गर्मी का। अब माहौल की बात कर ली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीरज शेखर एक बड़ा चेहरा है। उनके साथ सनातन पांडे जो इंडिया गठबंधन के हैं वो भी बड़े चेहरे हैं। और तीसरा ललन सिंह यादव जो बहुजन समाज पार्टी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूं क्योंकि ये काफ़ी डिसाइडिंग हो गई इस बार का जो परिणाम आने वाला है। तो नीरज शेखर के लिए या सनातन पांडे की बात कर ली जाए, दोनों के लिए किस तरह का माहौल है? जनता किसे अपना करीबी मान रही है और क्या लगता है किस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है दोनों को? जहां तक नीरज शेखर की बात किया जाए, नीरज शेखर का जो कैडर है वो बहुत ही आक्रामक कैडर, बहुत ही तन्मयता से, इतनी शिद्दत के साथ वो धरती पर मेहनत कर रहा है। जगह जगह बूथों पर, हर एक बूथ पर उनके कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। और वही सनातन पांडे की बात किया जाए तो सनातन पांडे का चुनाव बलिया में अजीब हो गया है। अब तक के इतिहास का ये अलग तरह का चुनाव होगा कि सनातन पांडे कम चुनाव लड़ रहे हैं। जो सनातन पांडे के चाहने वाले हैं, जो सनातन पांडे की चुनाव की तब जी बीपी यादव, हाँ जी बोलें। और उसके साथ ही बता दें आपको कि जो नीरज शेखर है, नीरज शेखर के आज कार्यालय पर एकदम शांति छाई हुई थी। पूरे दिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था और जितने भी उनके चाहने वाले थे, उनके पार्टी के लिए कार्य करने वाले थे, वो सभी के सभी लोग कहीं न कहीं गांवों का रुख कर चुके थे, उन गांवों का जहां पर कि ब्राह्मण मतदाता है। क्योंकि नीरज शेखर के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा ब्राह्मण मतदाता इस समय बलिया में बन चुके हैं। और जहां तक बात की जाए सनातन पांडे की, तो सनातन पांडे की सबसे बड़ी ताकत थी ब्राह्मण। और जहां तक आप कह रहे थे ना कि बसपा की बात, तो बहुजन समाज पार्टी से भले ही ललन सिंह यादव प्रत्याशी बन के आए हैं, लेकिन बसपा आज लगभग 1 हफ्ते से बलिया में अपना झंडा डाल चुकी है। न बसपा के प्रत्याशी मुख्यालय के आसपास कहीं भी दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। एकदम साइलेंटली कहीं कहीं वो लोग दिखाई देते हैं। और प्रचार वाहनों की बात किया जाए तो पूरे शहर में प्रचार वाहनों का तांता लगा हुआ था। इतनी नॉइज, कान फाड़ू नॉइज होती थी कि लोग कान बंद कर लेते थे और 2 ही आवाज केवल आती थी, नीरज शेखर और सनातन पांडे की। मायावती ने क्या सोच करके यहाँ पर यादव प्रत्याशी को उतारा है चुनाव मैदान में? जी मायावती का पूरा खेल आप जानते हैं, जातीय समीकरण पर टिका होता है। उन्होंने ललन सिंह यादव को जब प्रत्याशी बनाया तो यही सोच करके बनाया कि जो गाजीपुर का बेल्ट है, उस बेल्ट में यादव अच्छे खासे वोटर है, जो जहुराबाद और मोहम्मदाबाद का क्षेत्र है, उसके बाद कुछ बलिया में भी है। तो उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि यादव वोटरों को हम काट लेंगे और उसके बाद SC ST तो हमारे कहीं जाने वाले हैं नहीं। लेकिन मायावती का ये फार्मूला सफल होता दिख नहीं रहा है।
जी बिल्कुल 1% भी नहीं दिखाई दे रहा। हमें नहीं लग रहा है कि ललन सिंह यादव के आने से यादव वोटरों पे कोई भी असर पड़ने वाला है। और जहां तक एससी एसटी समाज की इस बार बात किया जाए तो वो समाज हमें लग रहा है कि 50-50 बटने वाला है। 50% चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ और 50% या 50 से थोड़ा सा 1-2% ज्यादा हो जाएगा, वो चला जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ। नारद राय फैक्टर? कोई फैक्टर नहीं, नारद राय का फैक्ट कुछ भी नहीं है। नारद राय इवन जा करके घोसी में भी प्रचार कर चुके हैं राजीव राय के खिलाफ। और यहाँ पर भी तो लोगों ने उनसे सवाल पूछा है कि घोसी में आप जा करके एक भूमिहार का विरोध कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि भूमिहार की इज्जत नहीं होती है, तो फिर आप समाज के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो नारद राय कोई फैक्टर नहीं है। 2-3 हजारों का वोटों का हो सकता है कि थोड़ा सा अंतर पड़े, मगर विशेष नारद राय का फर्क नहीं है। ठीक है धनेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मैं सारे संवाददाताओं से कह रहा हूँ कि अपना ख्याल रखते हुए कवरेज करेंगे। और जाहिर सी बात है बीपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब गोरखपुर चलेंगे, क्योंकि ये हॉट सीट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कर्म भूमि है। यहाँ पर हमारे संवाददाता धनेश हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कर्म क्षेत्र, और ये कहा जाता है कि गोरक्ष पीठ का इशारा जिस ओर होता है यहाँ से वही उम्मीदवार जीतता है। नाम बेशक कोई हो, लेकिन इशारा तो सीधे मठ से चलता है। धनेश, इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल? सही आपने कहा, प्रत्याशी कोई जो प्रत्याशी नहीं देखा जाता है, जहाँ जिसको आशीर्वाद मठ का आशीर्वाद मिलता है वो विजयी होता है, चाहे मेयर प्रत्याशी हो, चाहे लोकसभा का प्रत्याशी। हमेशा एक नहीं है। और बात दो विजयनाथ के समय जो है, जो उनके गुरु रहे अवैधनाथ जी के गुरु रहे हैं, और उनके अवैधनाथ जी जो है खुद जो है भले देखा जाए तो लगातार जो है गोरखनाथ मठ के नाम से लोकसभा यहाँ लोकसभा का चुनाव देखा जाता है। और यहाँ एक आस्था का माना जाता है, जैसे गोरखनाथ बाबा जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गोरखनाथ मठ के नाम से वोटिंग उसी को करती है जनता, उसी को। ये सम्मान और मान सम्मान गोरखपुर के मान सम्मान की बात है, उसी को लेकर जनता वोट करती है। जी, काजल निषाद की बात की जाए, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम दिग्गज नेता जो इंडिया गठबंधन के थे, उन्होंने वहां पर ताकत झोंकी है। क्या कोई कामयाबी मिलती नजर आ रही है? अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं निषाद बाहुल जो है क्षेत्र है, पूरा 4 लाख निषाद वोटर है यहाँ पे। 2 लाख यादव है, 4 लाख निषाद है, उसके बाद 1.5 लाख मुस्लिम वोट है, अन्य दलित जो है वो अलग है। लेकिन अगर बात की जाए तो देखा जाए कहीं ना कहीं रवि किशन के जो है माथे पे पसीना जरूर दिखा है पूरे चुनाव में। उनको जीतते जो रवि है कि हमारे साथ नहीं आते हैं और निषाद निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती है। तो उन्होंने निषादों को वोट साधने के लिए 1-2 बार निषाद जो डॉक्टर संजय निषाद है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको भी बुला के उनके साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी किया था। और उन्होंने खुद कहा कि मैं बदलाव के लिए निषादों के बदलाव के क्या क्या याद है, क्या उनके साथ देता हूँ और हमारे साथ बदलाव। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार पार्टी की टक्कर है। बादल निषाद जो है कब्जेगंज से विधानसभा लड़ और गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी नहीं है, अब लोकसभा प्रत्याशी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला निषादों से अपील करती रही है। महिलाओं को वोट अगर बात की जाए, महिलाओं को वोट बैंक अच्छा जा रहा है उनके पास में, महिलाओं से आगे मिलना कहीं ना कहीं जो है वो महिलाओं का वोट बैंक ध्यान देखने को मिला। जावेद अशरफ की क्या वहां पर हैसियत देखने को मिल रही है? जी, यहाँ जावेद अशरफ की बात छोड़िए, केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा होता है और जो प्रतिद्वंदी होती है वही चेहरा होता है। कोई चर्चा नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री और मठ की बात कही जाए, गोरखनाथ मंदिर की बात कही जाए, बाकी जो है और प्रत्याशी जो करे हैं वो कटवा के रूप में आपने कहा था, तो कटवा के रूप में पूरी तरह से काम करना है। चाहे किसी का रिपोर्ट काटे, वो बसपा का प्रत्याशी हो, जावेद सिंगारी जो है तो वो भी कटवा के नाम पे उनको खड़ा किया गया था। मतलब कोई मतलब नहीं, 2 ही बचता है। बीजेपी के प्रत्याशी है और जो ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, दोनों में सीधी टक्कर देता है। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, मठ का इशारा जिस ओर होगा वही वहाँ से चुनाव जीतता है गोरखपुर से।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो गोरखपुर के लिए काफ़ी कुछ किया है। फिलहाल ये माहौल जो पूरे प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों का देखने को मिल रहा है, वो तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आए। कल मतदान होना है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। प्राइम टीवी बार बार अपने मतदाताओं से अपील करता है कि वो समय रहते अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मौसम का मिजाज भी काफ़ी गर्म है। ऐसे में तड़के सुबह शुरुआती दौर में ही मतदान कर लें या फिर दोपहर के बाद जब भी वक्त मिले अपना ख्याल रखते हुए मतदान जरूर करें, क्योंकि मताधिकार ही आपको नागरिक होने का सम्मान देता है। कल मुलाकात होगी। प्राइम टीवी आपके लिए स्पेशल कवरेज लेकर के आएगा। सुबह से हम 7 बजे से आपको हर अपडेट देंगे आखिरी चरण के मतदान की। फिलहाल मुझको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।